Hello students, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीएमए फाइनल लॉ सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों, जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। बच्चों इसको शॉर्ट में PMLA भी बोला जाता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। स्टूडेंट्स इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता दूं। सबसे पहली बात, हम ये जो चैप्टर आपका पढ़ रहे हैं इसमें हम आपका कंप्लीट सीएमए फाइनल का मॉड्यूल लेकर चल रहे हैं, स्टडी मटेरियल जहां से आपका पेपर बनता है, एग्जाम बनता है, वहां से पढ़ाया जा रहा है। लेटेस्ट अमेंडेड है और उसके अलावा स्टूडेंट हम साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मतलब स्कैनर भी सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों आपका मॉड्यूल भी चलता जा रहा है साथ में, प्लस अमेंडमेंट जो है वो इसके अंदर कवर है, प्लस उसके अलावा बच्चों हम साथ में स्कैनर भी सॉल्व कर रहे हैं, जैसा कि हम हर बार करते हैं हर चैप्टर में। दूसरी बात बच्चों, अगर आप पूछोगे कि सर इस चैप्टर का वेटेज कितना है, तो मैं एवरेज में अगर निकालूं तो ये चैप्टर 5 मार्क्स का वेटेज, ये चैप्टर 5 नंबर का एवरेज लेकर, वेटेज लेकर चलता है। चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हम अपने इस चैप्टर, और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आखिर मनी लॉन्ड्रिंग शब्द का मतलब क्या होता है। एक बार हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ में आ जाए, आखिर मनी लॉन्ड्रिंग का मीनिंग क्या होता है, फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का मीनिंग क्या होता है, ये एक्ट क्यों आया, 2002 के अंदर ही क्यों आया, ये सब इंट्रोडक्शन अगर हमें समझ में आ जाएगा तो बच्चों ये चैप्टर समझने में हमें बहुत इजी होगा, हमारे दिमाग में एक इमेज क्लियर हो जाएगी। चलिए तो सबसे पहले देखेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग का मीनिंग क्या है और एग्जाम्पल से पढ़े। एक बार की बात है बच्चों, ये है पतलू और ये है मोटू, ये दो दोस्त हैं, इनके बीच की आपस की बातचीत आप सुनिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। पतलू बोला मोटू भैया से कि मोटू भैया ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। मोटू भैया बोले पतलू से कि यार पतलू पहले तो ये देख लॉन्ड्रिंग शब्द का मतलब क्या। बोला हम गंदे कपड़ों को, काले कपड़ों को, मैले कपड़ों को हम लॉन्ड्री में भेजते हैं और वहां से वो साफ होकर आ जाते हैं, क्लीन होकर आ जाते हैं, सफेद होकर आ जाते हैं। बोला इसी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है, काला धन, इलीगल मनी, इलीगल तरीके से कमाया हुआ काला पैसा, ब्लैक मनी, उसको व्हाइट में कन्वर्ट कर देना, उसको लीगल मनी बना देना, इसे मनी लॉन्ड्रिंग बोला जाता है। ये एक इलीगल एक्टिविटी है, ये एक गलत एक्टिविटी है, ये कानून के खिलाफ काम करने वाली एक्टिविटी है। मनी लॉन्ड्रिंग शब्द का मतलब होता है कि आपने जो काला धन कमाया है, ब्लैक मनी, इलीगल मनी जो आपने कमाई है, उस तरीके से नहीं कमाई जानी चाहिए थी, पर आपने इलीगल तरीके से, गलत तरीके से, लॉ के अगेंस्ट तरीके से पैसा जो कमाया है बच्चे, उसको आप कुछ तरीकों से, वो मैं पढ़ाऊंगा उस चैप्टर में कैसे कैसे उसको ब्लैक से व्हाइट मनी किया जाता है। बट मनी लॉन्ड्रिंग शब्द का मतलब क्या है, ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर देना, इलीगल अर्न मनी को लीगल अर्न मनी बना देना, इसको बोला जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। जैसे कपड़ों की लॉन्ड्री कराई जाती है, गंदे कपड़ों को साफ करा जाता है, उसी तरह से मनी की लॉन्ड्रिंग कराई जा रही है, काले धन को सफेद, व्हाइट, क्लियर, लीगल मनी बनाया जा रहा है। और अब इस एक्ट का, इस चैप्टर का नाम दोबारा से ध्यान दो बच्चों, अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट।
मतलब ये जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, मतलब जो ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट किया जा रहा है, मतलब काले धन को लीगल मनी बनाया जा रहा है, जो कि गलत एक्टिविटी है। लोग तो गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, इलीगल तरीके से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग की हेल्प लेकर उस इलीगल मनी को लीगल मनी में कन्वर्ट कर देते हैं और गवर्नमेंट उनको नहीं पकड़ पाती। इसीलिए गवर्नमेंट को लगा 2002 से पहले तक तो ये काम चलता रहा। 2002 से पहले तक तो लोग अपनी ब्लैक मनी को लीगल मनी में कन्वर्ट कर रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। लेकिन जब ये ज्यादा होने लगा, जब ये बढ़ने लगा, गवर्नमेंट इनको पकड़ने में नाकाम होने लगी, तब गवर्नमेंट को ये महसूस हुआ कि भैया हमें एक सेपरेट एक्ट लाना पड़ेगा, हमें एक सेपरेट कानून लाना पड़ेगा, हमें एक सेपरेट लॉ लाना पड़ेगा, जिसका मेन इंटेंशन इस ब्लैक मनी की लॉन्ड्रिंग को पकड़ना होगा, मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना होगा, इस इलीगल मनी को लीगल जो बनाने का काम चल रहा है उसे रोकना होगा। और तब जाकर ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लाया गया। सर इस मनी, चलो सर ये समझा दिया आपने कि मनी लॉन्ड्रिंग शब्द का मतलब होता है ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर देना, समझ गए हम। सर आपने यह भी समझा दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में आया, और इसलिए आया कि जो ब्लैक मनी बहुत ज्यादा हो गई है उसे कंट्रोल कर लेना, मनी लॉन्ड्रिंग को रोक देना, इलीगल तरीके से जो पैसा कमाया उससे अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो विजय माल्या ने इलीगल तरीके से पैसा कमाया और उससे कोई प्रॉपर्टी परचेज करी, तो इस एक्ट की मदद से गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगी, कॉन्फिस्केट कर लेगी कि भैया ये जो प्रॉपर्टी तुमने खरीदी है ये गलत इलीगल पैसे से कम। इसीलिए बच्चों आपके घर में आप खुद या आपके पिताजी या बड़े भाई या मम्मी पापा, फैमिली में कोई भी रिश्तेदार, अगर बच्चे आप इवन गाड़ी भी लेने जा रहे हो ना, कार भी लेने जा रहे हो ना, तो उसका भी प्रॉपर रिकॉर्ड मांगता है गवर्नमेंट, पता है आपको। आरटीओ के पास में जब उसका नंबर लेने जाओगे वो बोलेगा कहां से परचेज करी, कैसे परचेज करी, लोन लिया कि नहीं लिया, वो देखता है लीगल मनी से तो खरीद रहे हो ना, ऐसा तो नहीं है कहीं कोई गलत इलीगल मनी कमा के लाए हो और वहां से पैसा कमा रहे हो, उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, नहीं। तो ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया, ये बोलता है कि हम इलीगल मनी जिसको लीगल कन्वर्ट कर रहे हैं उसको तो रोकेंगे रोकेंगे, उसके अलावा अगर उस इलीगल मनी से आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है या कोई भी और चीज खरीद ली है, हम उसको भी जब्त कर लेंगे, क्योंकि वो भी लीगल मनी से नहीं खरीदी गई। इस ऑब्जेक्टिव के साथ में, इस एम के साथ में, इस पर्पस के साथ में ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया। स्टूडेंट बोलता है सर अभी तक आपने जो मुझे इंट्रोडक्शन समझाया उसमें दो बातें समझ में आ गई। सर मुझे पहली बात ये समझ में आ गई सर कि मनी लॉन्ड्रिंग शब्द का मतलब होता है इलीगल मनी को, इलीगल तरीके से कमाए हुए पैसे को, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देना, लीगल मनी में कन्वर्ट कर देना। और ये बहुत ज्यादा हो रहा था, गवर्नमेंट इसमें नाकाम हो रही थी, गवर्नमेंट पकड़ नहीं पा रही थी, गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि यार अगर इसी तरीके से इलीगल मनी को लीगल में कन्वर्ट करते रहे तो बहुत नुकसान हो जाएगा इस देश का। इसके लिए गवर्नमेंट को एक सेपरेट एक्ट, सेपरेट लॉ, सेपरेट कानून लाने की जरूरत महसूस हुई और 2002 के अंदर गवर्नमेंट लेकर आई है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। वो बोलता है उसका ऑब्जेक्ट, उसका एम, उसका पर्पस है कि भैया एक तो हम मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल कर देंगे, ब्लैक से व्हाइट में जो कन्वर्ट हो रहा है उसे हम रोक देंगे, और उसके अलावा अगर इलीगल मनी से कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करी गई है तो उसे कॉन्फिस्केट कर लेंगे, उसे कब्जा कर लेंगे, लोगों को उसका यूज नहीं लेने देंगे। स्टूडेंट बोलता है समझ गया मैं यार, लेकिन सर एक बात तो बताओ, पतलू भैया ने मोटू भैया से एक बात और पूछी। पतलू भैया ने मोटू भैया से बोला, बोला मुझे समझ में आ गया मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, मुझे ये समझ में आ गया ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्यों आया, क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन मोटू भाई ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो प्रोसेस है, ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करना, मतलब इतनी ज्यादा इलीगल मनी अर्न हो रही है, आप काले धन को सफेद में कन्वर्ट कब करोगे, जब आपके पास में बहुत सारा इलीगल मनी होगा, तभी तो आप उसे लीगल में कन्वर्ट करोगे। पतलू भैया मोटू भैया से ये पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन ये है
कि लोगों के पास में ब्लैक मनी आई कहां से, जिसकी वजह से ये मनी लॉन्ड्रिंग इतना ज्यादा बढ़ गया, ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करना पड़ गया, ये आया कहां से। तो बच्चों मोटू भैया बोल रहे हैं, बोले यार देखो, आप खुद देखो बच्चों, 2016-17 के अंदर, 2016 और 17 के अंदर बच्चों, इंडिया में डिजिटल एकदम से बढ़ गया, और इसका रिवॉल्यूशन नो डाउट रिलायंस जियो लेकर आया। नोट, उसने 1 साल तक फ्री नेट इंटरनेट दिया, और प्राइसेस आज देखिए कितनी डाउन है। मुझे याद है कि पहले 1 GB इंटरनेट 350 या 400 रुपए का था, और आज के टाइम पे तो बच्चों 50-50 रुपए के अंदर 5-5, 6-6 GB, 7-7 GB मिल रहा है, कहीं कहीं तो बहुत ही ज्यादा मिल रहा है, 300 GB, 300 रुपए में 10 GB आ जाता है आज के टाइम। तो डिजिटल हुआ। अब बच्चों डिजिटल होने से देखो कितना सारा फायदा हुआ, मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं, आप मेरे से पढ़ पा रहे हो, हम दोनों का फायदा हुआ। ऐसे जाने कितने सारे टीचर्स, इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग, स्कूल, यूनिवर्सिटीज एंड स्टूडेंट्स का फायदा हुआ। दूसरा, कोल्ड आजकल आप देखो यूट्यूब पे काफी चलता है बच्चे। पहले ये सुनाई देता था कि यार इंडिया में अदालतों में, कोर्ट में इतने सारे केसेस पेंडिंग है। अब देखो कितना अच्छा सिस्टम हो गया है कि अब कोर्ट ऑनलाइन भी काम कर रही है। ऑफलाइन तो फिजिकल तो चल ही रही है, वो तो हमेशा चलेगी, न्यायालय हमेशा चलेगा, पर ऑनलाइन भी चल रहा है। इससे कितना सारा फायदा हो रहा है कि कितनी जल्दी जल्दी ज्यादा ज्यादा केसेस सॉल्व होते जा रहे हैं, उनकी तारीख मिल रही है, वो सॉल्व हो रहे हैं, लोगों को न्याय मिल रहा है। डिजिटल से ये भी फायदा हुआ। आज डिजिटल से और कितना फायदा हुआ देखिए, आज हर कोई, मैं आपको ये बता रहा हूं, मतलब चाय वाला, छोटा सा कोई पतासी, पानी पतासी वाला, कोई भी बच्चे, छोटी मोटी दुकान, बड़ा शोरूम, हर जगह पर पेटीएम चलता है, गूगल पे, फोन पे, ये सब चलते हैं। आप, मैं आज ट्रेवल करता हूं तो मेरे पर्स में बहुत कम रुपए होते हैं, आज आज मेरे वॉलेट में बहुत कम रुपए होते हैं, क्योंकि मेरे पास में मेरा डिजिटल मोबाइल है। अगर मुझे कभी जरूरत महसूस हुई तो मैं उसके थ्रू सब कुछ पेमेंट कर दूंगा, किसी से करवा दूंगा पेमेंट। समझ रहे हो, फायदे बहुत सारे हुए डिजिटल से। लेकिन डिजिटल से बच्चों फायदा हुआ, नो डाउट बहुत हुआ, सबको हो रहा है, गवर्नमेंट को हो रहा है, हम पब्लिक को, सबसे ज्यादा तो पब्लिक को हो रहा है, कंपनीज को हो रहा है, क्लाइंट्स को हो रहा है, कस्टमर्स को हो रहा है। ऑनलाइन आरटीआई फाइल कर सकते हो, ऑनलाइन कंज्यूमर कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। यूट्यूब पे आप अपना चैनल बनाकर, आप संदीप माहेश्वरी जी हैं, मोटिवेट कर सकते हो, बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने अपना इतना सारा नाम फेमस कर लिया। लेकिन इससे नुकसान भी तो हुआ, फ्रॉड बढ़े, जो स्कैम होते हैं, है ना, स्कैमर लोग होते हैं, पागल बनाते हैं कि आपकी लॉटरी निकल आई है, फलाना ढिकना निकल आया है। अब देखो कोई चीज फायदा लाती है तो बच्चों उसका कुछ नुकसान भी होता है, नुकसान ना हो उसके लिए हमें सतर्क रहना चाहिए। सेम इसी तरह से बच्चों, 1991 से पहले तो क्या था, 1991 से पहले इंडिया में ग्लोबलाइजेशन नहीं था, तो इंडिया के लोग आपस में एक दूसरे के साथ में ट्रेडिंग किया करते, मतलब इंडिया का कोई दुकानदार इंडिया के ग्राहक को माल बेच रहा है और पैसा कमा रहा है, तो बहुत ज्यादा स्कोप नहीं था, इतना बड़ा मार्केट नहीं था। लेकिन जब 1991 में ग्लोबलाइजेशन आया इंडिया के अंदर, इंडिया ने अपने दरवाजे खोल दिए, बाहर के लोग इंडिया में अब आकर अपना सामान बेच सकते थे, हमारा सामान खरीद सकते थे, तो मार्केट बड़ा हुआ बच्चों, मार्केट बड़ा, ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, टेक्नोलॉजी बढ़ी, ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, टेक्नोलॉजी बढ़ी। 1986 में कंप्यूटर्स भी आ गए थे जिनका धीरे धीरे लोगों ने यूज करना स्टार्ट किया, है ना। तो बच्चों, और डिपॉजिटरीज एक्ट आ गया 1996 में। मतलब कहने का मतलब है, जब ग्लोबलाइजेशन आया उसके बाद में कम्युनिकेशन बढ़ा, आईटी सेक्टर बढ़ा, टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर बढ़े, फायदा होने लगा, तो इलीगल तरीके से पैसा कमाने का जरिया भी बढ़ा। फिर बोल रहा हूं, हर अच्छी चीज का कुछ ना कुछ बुरा इंपैक्ट रहता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुरा काम करेंगे, गलत काम करेंगे, इलीगल काम। तो ग्लोबलाइजेशन आया, आईटी सेक्टर बढ़ा, टेक्नोलॉजी बढ़ी, ये सब कुछ हुआ। इसकी वजह से एक चीज और हो गई बच्चों,
और वो चीज हो गई कि इलीगल तरीके से पैसा कमाना भी स्टार्ट हो गया, लोगों को ज्यादा मौके मिलने लगे क्योंकि मार्केट बड़ा हो गया ना। अब बाहर के लोग भी हमें लूटने लगे, हम भी बाहर के लोगों को लूटने लगे, ज्यादा फ्रॉड करने लगे, ज्यादा कस्टमर बेस बढ़ गया, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, तो फ्रॉड करने में भी लोगों को आसानी हो रही है। और इलीगल मनी ज्यादा अर्न होने लगी, इलीगल मनी अर्न ज्यादा होने लगी तो मनी लॉन्ड्रिंग ज्यादा होने लगी, और जब मनी लॉन्ड्रिंग ज्यादा होने लगी तो गवर्नमेंट एक सेपरेट एक्ट ला गई, बोला हम नहीं होने देंगे। जैसे आप देखो 2014 में जब अभी हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में पहली बार जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने भी तो यही बोला था कि ब्लैक मनी को जो व्हाइट में कन्वर्ट किया जा रहा है, काले पैसे को, उसे हम रोक लगाएंगे, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। वो यही तो कर रहे। डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो 2016 के अंदर, 2016-17 में डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी हुई थी, वो काला पैसा ही तो था। उसमें हो क्या रहा था, जिन लोगों के पास में काला पैसा था, घर में पड़ा हुआ था, वो लोग टेंशन में आ गए कि बोला अब क्या करें, अब तो ये पैसा गवर्नमेंट ने इलीगल टेंडर कर दिया, ये टेंडर मनी रही नहीं इसका, तो अब इसे हम किसी को देंगे तो पकड़े जाएंगे। तो यही है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। देखें बच्चों, तो अभी तक हमें जो समझ में आया एक बार उसे रिवाइज करते हैं, फिर चलते हैं आगे। अभी तक हमने देखा मनी लॉन्ड्रिंग शब्द का मतलब होता है इलीगल को लीगल में कन्वर्ट कर देना। देखो ये लिखा हुआ है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, एडवांसमेंट आया, कम्युनिकेशन बढ़ा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ी, इंटरनेशनल सिस्टम से हम इंटरेक्टिव हुए, पहले सिर्फ इंडिया में काम कर रहे थे, अब इंटरनेशनल लेवल पे भी हम काम करने लगे। उसकी वजह से क्रिमिनल्स जो थे उनको भी ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी, उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी, है ना। तो उसकी वजह से क्या हुआ, क्राइम्स जो हैं वो बढ़ गए, फ्रॉड बढ़ गया, काउंटर फीटिंग बढ़ गई, है ना, करप्शन बढ़ गया, ये सब चीजें स्टार्ट हो गई, मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्टार्ट हो गई। उसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लेकर आना पड़ा। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स मैंने बताए कि मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करना, मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू इलीगल मनी से जो पैसा, जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है उसे कॉन्फिस्केट करना, सीज करना, उस पर कब्जा कर लेना, और हर मनी लॉन्ड्रिंग के हर इशू, इंडिया के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनसे डील करना। क्लियर है ये चीज यहां तक। और इसको कौन देखता है, अथॉरिटी कौन है, मैं बता देता हूं। वैसे तो आरबीआई मेन अथॉरिटी है, बाकी एक डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बैठता है। कौन है, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। ये डिपार्टमेंट जो है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की एक अथॉरिटी है, और इसका काम है इन्वेस्टिगेशन करना इस पीएमएलए एक्ट के अंदर। उसके अलावा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है इंडिया की, वो भी इसका साथ देती है, और वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर काम करती है, वो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एक अथॉरिटी। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। तो बच्चों यहां तक आपको समझ में आया मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, मैं ये भी बता चुका हूं। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है जो क्रिमिनल एक्टिविटीज के थ्रू आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो और उसको किसी प्रोसेस के थ्रू लीगल में कन्वर्ट कर रहे हो, इसको मनी लॉन्ड्रिंग बोला जाता है। हो सकता है आप आर्म्स बेचकर, ये जो अभी गन वन है ये सब बेचकर पैसा कमा रहे हो, स्मगलिंग करके पैसा कमा रहे हो, या किसी दूसरे ड्रग ट्रैफिकिंग करके, प्रोस्टिट्यूशन के थ्रू पैसा कमा रहे हो, किसी भी ऐसे लॉ के अगेंस्ट में जो काम है उसके थ्रू अगर आप पैसा कमा रहे हो तो ब्लैक मनी कर रहे हो, है ना। डर्टी मनी बोला जाता है उसे, गंदा मनी बोला जाता है उसे, ठीक है। और आप उसको करते क्या हो, मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप उस डर्टी मनी को कन्वर्ट करते हो लेजिटिमेटेड मनी के अंदर, मतलब लीगल मनी में कन्वर्ट कर। तो बच्चों ये जो चीज मैंने आपको अभी एग्जांपल, मोटू पतलू वाले एग्जांपल से समझाई थी, एग्जैक्टली यही चीज सीएमए मॉड्यूल में लिखी है जो कि मैंने आपको यहां पढ़ा। बच्चों ये जो हमने दो इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक्स पढ़े, इनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में दो क्वेश्चन आए हुए हैं, हाथ स्कैनर भी सॉल्व करते हुए चलते हैं। एक क्वेश्चन ये देखिएगा स्टूडेंट, ये रहा, ये क्वेश्चन है मनी लॉन्ड्रिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अभी अभी समझाया है, यहां पर देखिए।
पहला, मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करना, उससे खरीदी हुई प्रॉपर्टी को सीज करना, उससे रिलेटेड इंडिया के अंदर जितने भी इश्यूज हैं उनको टैकल करना, और इसके अंदर इन्वेस्टिगेट करने की पावर डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट अथॉरिटी के पास में है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करती है। उसके अलावा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है इंडिया की, उसके पास भी ये काम है और वो भी इनको चेक करती है। क्लियर है ये चीज, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। उसके अलावा बच्चों एक और क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि मनी लॉन्ड्रिंग, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों, मनी लॉन्ड्रिंग डज नॉट मीन जस्ट साइफनिंग ऑफ फंड। कमेंट करना, आप लिखोगे ट्रू, ये स्टेटमेंट सही है। आधे से ज्यादा बच्चे बोलेंगे सर कैसे सही है, हमें ये तो पता है मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है, पर हमें साइफनिंग ऑफ फंड का मतलब नहीं पता। मैं बता देता, साइफनिंग ऑफ फंड का मतलब होता है कि कुछ पैसा जो कि किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए अलॉटेड है, आप उस पैसे को उस पर्टिकुलर पर्पस में यूज ना लेकर किसी दूसरे पर्पस में यूज ले रहे हो, उसे साइफनिंग ऑफ फंड बोला जाता है। वो गलत होता है। जैसे गवर्नमेंट ने, सपोज कीजिए बजट बना और गवर्नमेंट ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को 15 लाख करोड़ रुपए दिए, लेकिन वो एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो 15 लाख करोड़ रुपए अब उस एजुकेशन के अंदर यूज ना होकर किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं। ये साइफनिंग है फंड। मतलब पर्टिकुलर अमाउंट जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए अलॉट हुआ था उसमें यूज ना लेकर दूसरे में यूज ले रहे हो, ये गलत है, ऐसा मत करो। और मैं सिंपल एग्जांपल दूं, सपोज कीजिए आप गए किसी एचडीएफसी बैंक में, वहां जाके आपने लोन मांगा 5 लाख रुपए का, सिंपल 5 लाख रुपए का। उन्होंने पूछा किस पर्पस के लिए लोन चाहिए, आपने बोला एजुकेशन के लिए। लेकिन वो 5 लाख रुपए का लोन लेकर अब आप उसको एजुकेशन के लिए यूज में नहीं ले रहे, बल्कि उससे आप कार खरीद के लेकर आ रहे हो। साइफनिंग ऑफ फंड, जो चीज जिस चीज जो पैसा जिस पर्पस के लिए है उसमें यूज ना लेकर किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज ले रहे हो, ये गलत। लेकिन क्या मनी लॉन्ड्रिंग साइफनिंग ऑफ फंड होता है? बिल्कुल भी नहीं। ये कमेंट जो बोल रहा है ये स्टेटमेंट ट्रू है, और इसमें आपको समझाना पड़ेगा साइफनिंग ऑफ फंड का मतलब है पर्टिकुलर पर्पस के लिए अलॉटेड पैसे को हम किसी दूसरे पर्पस में ले रहे हैं। बट मनी लॉन्ड्रिंग शब्द का मतलब होता है इलीगल मनी को लीगल में कन्वर्ट कर देना, डर्टी मनी को लेजिटिमेट मनी बना देना, ये बोला जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। तो बच्चों इस चैप्टर का अभी तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझा दिया, उसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स हमने समझ लिए, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है समझ लिया, मनी लॉन्ड्रिंग और साइफनिंग ऑफ फंड अलग अलग चीज होती है ये हमने समझ लिया। और बच्चों प्रीवियस ईयर के इन टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं वो भी हमने सॉल्व कर लिए। इसके अलावा एक चीज और बता दूं बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है सेकंड वाला, मनी लॉन्ड्रिंग डज नॉट मीन जस्ट साइफरिंग ऑफ फंड, ये 2 बार आया है। एक बार तो आया है 2015 में, और बच्चों एक बार आया है 2018 में। 2 बार ये क्वेश्चन आया है। अब चलते हैं बच्चों हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। बड़ा ही इजी टॉपिक है, देखिएगा। इस टॉपिक को बच्चों मैं आपको एक एग्जाम्पल से, एक कहानी से सुनाऊंगा। ये कहानी है 2 भाइयों की, है ना। इनको आप, इनका नाम जानते हो। एक भाई का नाम है गुड्डू पंडित और एक भाई का नाम है बबलू पंडित। ठीक है जी, इन 2 भाइयों की कहानी है, प्यार से सुनिए। गुड्डू पंडित ने बबलू से बोला, छोटे भाई से, बोले बबलू भाई, यार अपन लोगों ने इलीगल काम करके बहुत सारा पैसा कमा लिया, लेकिन अब इसको यूज कैसे करें? ये तो इलीगल तरीके से कमाया हुआ पैसा है, इससे हम कोई घर नहीं खरीद सकते, इससे हम कोई गाड़ी नहीं खरीद सकते, फंस जाएंगे। अब इसको यूज कैसे करें? तो
यूज करें, और इसको हम लीगल में कैसे कन्वर्ट करें, मतलब इसकी मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करें, क्या प्रोसेस होगा, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, ये तो गुड्डू भैया को पता है। पर गुड्डू भैया बबलू से ये पूछ रहे हैं कि यार हमने जो इतना सारा पैसा कमाया है, इसकी मनी लॉन्ड्रिंग एक्चुअली में होगी कैसे, प्रोसेस क्या है, क्या क्या स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे उस हमारी कमाई हुई इलीगल मनी को लीगल मनी बनाने में। तो बबलू बोला, बोला गुड्डू भैया, हमें मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। मनी लॉन्ड्रिंग के 3 स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे और हमारी ब्लैक मनी को व्हाइट कर देंगे, काले धन को सफेद कर देंगे, इलीगल मनी को लीगल कर देंगे। 3 स्टेप होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर। मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस में 3 स्टेप फॉलो करो, ब्लैक मनी व्हाइट हो जाती है। गुड्डू भैया बोले, बोले ठीक है, ये 3 स्टेप कौन कौन से होते हैं, पहला स्टेप क्या होता है। बबलू बोला, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, और ये मैं अब जो आपको समझाने जा रहा हूं जो प्रोसेस, बच्चों ये आपने फील किया है 2016-17 में डीमोनेटाइजेशन में, आपने इस चीज को फील भी किया है। देखिए बबलू बोला, बोला भैया सबसे पहला स्टेप है प्लेसमेंट। बोला हमने जो इतना सारा इलीगल मनी अर्न कर लिया और वो हमारे पास में कैश में पड़ा है, सबसे पहले वो हमें बैंक में डिपॉजिट करना है। ये पहला स्टेप है, प्लेस करो बैंक में। प्लेसमेंट मतलब उस पैसे का बैंक में बैंक अकाउंट खोल के प्लेसमेंट करवा दो। लेकिन एक साथ में इतना सारा पैसा अगर हम बैंक में जमा कराने चले गए एक अकाउंट में, तो बैंक वाला पकड़ के पूछेगा कहां से कमाया, कितना कमाया, इनकम टैक्स आ जाएगा, आरबीआई आ जाएगा, गवर्नमेंट आ जाएगी, पुलिस आ जाएगी, हम मर जाएंगे। इसलिए हमने जो बहुत सारा पैसा कमाया है, इसके छोटे 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 टुकड़े हम अलग 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 बैंक अकाउंट में जमा करवाएंगे, अलग अलग बैंक अकाउंट में जमा करवाएंगे। ऐसा ही हुआ था डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी के अंदर। ध्यान कीजिए, जो बड़े बड़े अमीर लोग थे जिनके पास में ब्लैक मनी थी और वो उनके घरों में पड़ी हुई थी, जब नोटबंदी डिक्लेयर हुई, डिमोनेटाइजेशन डिक्लेयर करा गवर्नमेंट ने, तो उन लोगों ने उस इलीगल मनी को बैंक में उन्हें जमा करवाना था। लीगल मनी बनाने का सबसे पहला स्टेप है कि उस पैसे को बैंक में प्लेस करो, बैंक अकाउंट में प्लेस करो। पर एक साथ में तुम कर नहीं सकते, और अपने अकाउंट में करोगे तो फंस जाओगे। बड़े बड़े लोग अपने नौकरों से बोलने लगे कि यार तेरे अकाउंट में 2 लाख करा दूं क्या, तेरे अकाउंट में यार 15,000 करा दूं क्या, तेरे अकाउंट में 1.5 लाख करा दूं क्या, तेरे मम्मी पापा बहन भाई के अकाउंट में करवा दूं क्या। क्योंकि वो इलीगल जो बहुत सारा पैसा है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग जगह पर, मतलब अलग अलग अकाउंट में डालोगे ना, तो बैंक वालों की इतनी नजर नहीं जाएगी। अगर एक साथ में पूरा पैसा गया तो बैंक वाले की नजर जाएगी कि इतना सारा पैसा जा कहां रहा है, मतलब कौन डिपॉजिट करवा रहा है, गवर्नमेंट आ जाएगी। बट थोड़ा थोड़ा पैसा अलग अलग अकाउंट्स में जमा होगा तो बैंक बोलेगा ये तो नॉर्मल है, आता रहता है। ऐसा एक्चुअली में होता है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे जो एनपीओ होते हैं ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, वो उनके पास में डोनेशन आता है। देखो ऐसे होता है, मैं आपको समझाऊं, जैसे एक चीज समझाता हूँ। सपोज कीजिए एक एनजीओ है और एक कोई कंपनी है, और वो कंपनी एनजीओ के पास में आकर बोली कि मेरे पास में 10 करोड़ रुपए हैं, मुझे उन पर टैक्स नहीं देना, तो मैं ये अपने अकाउंट्स में लिख दूं कि ये 10 करोड़ रुपए मैंने आपको डोनेशन दिया, आपके एनजीओ को डोनेशन दिया, आप मुझे 10 करोड़ की स्लिप बनाकर दे दो। उससे क्या होगा, मेरा 10 करोड़ रुपए के ऊपर टैक्स बच जाएगा क्योंकि मैंने वो आपको डोनेट कर दिया।
अब 10 करोड़ में एक्चुअली मैं आपको दूंगा नहीं, आप मुझे स्लिप बनाकर दोगे कि मैंने आपको 10 करोड़ दिया है। एनजीओ बोला मैं आपको स्लिप दे दूंगा कि आपने हमको 10 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया है, पर हमारा क्या फायदा है। कुछ गलत एनजीओ होते हैं वो ऐसा करते हैं। ये बोलता है मैं आपको 2 करोड़ रुपए दे देता हूं, वो आप रख लो, आप मुझे 10 करोड़ की स्लिप दे दो। तो देखा जाए तो मेरा 8 करोड़ रुपए का फायदा हो गया है। मेरा टैक्स ज्यादा लगता और मैं फंस भी जाता, इससे बढ़िया मेरा 8 करोड़ का फायदा हो गया। 2 करोड़ आप ले लो, 10 करोड़ की स्लिप दे दो, 2 करोड़ में जेल लूंगा, कोई बात नहीं। अब पता ये एनजीओ क्या करता है, एनजीओ ओके बोल देता है। अब एनजीओ करता क्या है, ध्यान से सुनना क्या करता है। ये एनजीओ इस कंपनी से बोलता है कि ठीक है आपसे 2 करोड़ रुपए तो हम ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है आप 2 करोड़ रुपए हमारे ऑफिस में लेकर आ गए। ये एनजीओ बहुत सारे अकाउंट्स खुलवाता है अलग अलग लोगों के नाम पे, बहुत सारे अकाउंट्स, बहुत सारे अकाउंट्स, और इस कंपनी से बोलता है उस 2 करोड़ पैसे का बहुत छोटा 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 टुकड़ा इन अकाउंट्स में डालो। कम से कम आप ये लगा लो बच्चों, वो 2 करोड़ रुपया जो है ना, वो 2,000 से 5,000 अकाउंट्स के अंदर डिपॉजिट होता है टोटल मिलाकर। किसी में 50,000 करवा दिए, किसी में 2 लाख करवा दिए, किसी में 10 लाख करवा दिए, किसी में 20,000 करवा दिए, किसी में 1 लाख करवा दिए, किसी में 70,000 करवा दिए, ऐसे 2,000, 5,000, 8,000 इतने अकाउंट्स में वो पैसा आता है। और तो ये पहला स्टेप होता है, किसी भी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में जब कन्वर्ट कर रहे हो, पहला स्टेप है प्लेसमेंट। मतलब जो इतना सारा इलीगल अर्न मनी है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग बैंक अकाउंट्स में, अलग अलग लोगों के बैंक अकाउंट्स में जमा करा दो, मतलब बैंक में प्लेस करो। आ गया समझ में बच्चों यहाँ पे। अब चलते हैं, गुड्डू भैया बोले कि बबलू यार मुझे तेरा फर्स्ट स्टेप बहुत आराम से समझ में आ गया, सेकंड स्टेप क्या है। बोला भैया सेकंड स्टेप है लेयरिंग। लेयरिंग बोला ये क्या होता है। बोला ये मैं समझाता हूं, देखो यहां पे समझाते लेयरिंग क्या है। बोला सपोज कीजिए आज बैंक अकाउंट में पैसा जमा हुआ, ये वो पैसा जमा हो गया। अब अगर मान लीजिए कि हमने बहुत सारा पैसा छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग बैंक अकाउंट में जमा कराया, बाई चांस अगर गवर्नमेंट को शक हो गया कि इतने सारे बैंक अकाउंट में पैसा कहां से आ रहा है और वो इन्वेस्टिगेशन करने लगे, तो भी फंसने के चांस। क्यों? क्योंकि बस पैसा अभी डिपॉजिट हुआ है, तो सोर्स ऑफ ओरिजिन पता करना गवर्नमेंट के लिए इजी है कि ये पैसा कहां से आया। जैसे मेरे अकाउंट में जमा कराया, मान लो बबलू भैया ने मेरे अकाउंट में जमा कराया, गवर्नमेंट मुझसे पूछेगी तेरे अकाउंट में 2 लाख कहां से आए, मैं बोलूंगा फलाने ने जमा कराया। गवर्नमेंट उसको पकड़ लेगी, तू कहां से कमा के लाया, तूने क्यों जमा कराया। क्योंकि ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा नहीं हुए, 1 या 2 ही ट्रांजेक्शन हुए, लेकिन मेरे अकाउंट में जैसे ही पैसा आया मैंने उसे किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर किया, उसने उसे किसी और के अकाउंट में, थोड़ा थोड़ा मेरे अकाउंट में 2 लाख आया, मान लो मैंने उस 2 लाख में से 10,000 अपने दोस्त के में करे, 10,000 अपने घर वालों के में करे, 25,000 किसी और के में करे, 30,000 किसी और के में करे, मुझे एक किसी को उधार भी चुकाना था उसके में, ऐसे मैंने अलग अलग कर दिया। अब और फिर उसने आगे कहीं ट्रांसफर किए, उसने उसका कुछ पार्ट ट्रांसफर किया, उसने उसका, अब देखो लेयर पे लेयर बनती जा रही है, लेयर पे लेयर। वो इतना सा पैसा जो यहाँ पे डिपॉजिट हुआ था उसको हम इतनी बार ट्रांसफर कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे ट्रांसफर कर रहे हैं अलग अलग लोगों को, और वो आगे उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, वो आगे उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर 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 ट्रांसफर, कितनी सारी लेयर बन गई। अब गवर्नमेंट के लिए वो सोर्स पता करना कितना मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट पहले इस वाली लेयर को देखेगी कि यार ये पैसा किसने भेजा किसके अकाउंट में, फिर उसके अकाउंट में जाके देखेगी ये किसने भेजा। अब कितनी लेयर्स तक जाएगी गवर्नमेंट, उलझ जाएगी लेयरिंग। तो पहला हमारा स्टेप क्या था कि एक बार इस पैसे को बैंक में अलग अलग अकाउंट्स में छोटे छोटे अमाउंट में जाने दो, फिर वहां से ट्रांसफर करो अलग 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 लेयर 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 पे लेयर लेयर पे लेयर बनाते चले जाओ।
आदमी परेशान, गवर्नमेंट परेशान हो जाएगी कि कहां तक ढूंढे यार, पहली बार किसने जमा कराया, फिर उसने उसको भेजा, उसने इतने रुपए भेजे, 2 लाख मोहित मोहित बंसल के अकाउंट में 2 लाख जमा हुए, उसने 10,000 इसको दिया, 25,000 इसको दिया, फलाना इसको दिया, फलाना इसको दिया, फलाना इसको दिया। अब 10,000 जिसको दिए थे उसने उसका 1,000 इसको दिया, उसको दिया। किसको ढूंढे भाई, कहाँ ढूंढे सोर्स ऑफ ओरिजिन, क्लियरिंग कर दीजिए, जिससे पता ही ना लग पाए एक्चुअल सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है। क्लियर है ये चीज। और थर्ड स्टेप क्या है, पहला स्टेप था प्लेसमेंट, बैंक में अकाउंट खुलवा, दूसरा था लेयरिंग, ट्रांसफर करो अब उनको, और तीसरा स्टेप है बच्चों इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन शब्द का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन शब्द का मतलब है कि उस, क्योंकि अब वो ट्रांसफर हो गया है और अब लोगों के अकाउंट में पहुंच गया है, अब उसको विड्रॉ कर लो भले ही से, या फिर उससे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो, मतलब उसको अब नॉर्मल ट्रीट करो। अब ऐसे एकदम लीगल मनी बन गई है वो, अब उसे नॉर्मली ट्रीट करो, अब उसे इंटीग्रेट कर दो लीगल मनी के साथ में, है ना। अब सपोज करो आप परचेज कर रहे हो एक कार, तो आपका कुछ असली कमाया हुआ लीगल पैसा और बाकी का वो वाला पैसा जिसकी आप प्लेसमेंट और लेयरिंग कर चुके हो, मतलब आधी मनी लॉन्ड्रिंग तो आप, आधी से ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग तो कर चुके हो, एक तरीके से वो लीगल मनी बनी चुकी है। अब उसको इकोनॉमी में सर्कुलेट करो, निकाल लो, उससे कुछ सामान खरीद लो, कुछ प्रॉपर्टी खरीद लो, कुछ इन्वेस्टमेंट खरीद लो, गोल्ड खरीद लो, कार खरीद लो, घर खरीद लो, नॉर्मल अपनी मोबाइल खरीद लो, नॉर्मल शर्ट खरीद लो, पैंट, उसे लीगल मनी बन गई है। अब उसे सर्कुलेट करो, जिससे वो अब सर्कुलेट होती 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 फैलती रहे इकोनॉमी के अंदर, अब उसे कोई नहीं पकड़ सकता, अब उसे लेके मत बैठे रहो, वो लीगल बन गई है एक तरह से। ये होता है बच्चों 3 स्टेप। देखो पहला स्टेप होता है प्लेसमेंट, वहां पर छोटे छोटे अमाउंट में अलग अलग बैंक अकाउंट में जमा कराते, क्लियर है ये चीज, अलग अलग अकाउंट्स में जमा कराते, अलग अलग लोकेशन पे जमा कराओ। एक मैंने अपने दोस्त का करा दिया, वो जयपुर रहता है, एक का करा दिया वो मध्य प्रदेश रहता है, एक का उत्तर प्रदेश, एक का बंगाल, एक का साउथ में, ऐसे। फिर लेयरिंग, लेयरिंग में उसे अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर करो, जिससे ट्रू ओरिजिन ने पता लग पाए कि आखिर वो आया कहां से। और लास्ट होता है इंटीग्रेशन, मतलब अब तक आप ये दोनों स्टेप कर चुके हो ना, तो एक तरह से वो लीगल बन चुका है। अब उसे आप क्या करो, जो लेजिटिमेट मनी है ना, आपकी लीगल मनी है, उसके साथ में इन्वेस्ट कर दो, खत्म किस्सा। ये है बच्चे प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, 3 स्टेप्स होते हैं। यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये आपको समझ में आया, लेकिन गुड्डू भैया ने बबलू भैया से एक बात पूछी, बोले यार बबलू, तुमने हमको ये समझा दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होता है, स्टेप से समझा दिए, तीनों स्टेप समझ में आ गए, पर एक क्वेश्चन है, तुमने उस मनी लॉन्ड्रिंग के हमें 3 स्टेप बताए, पहला प्लेसमेंट, दूसरा स्टेप लेयरिंग, तीसरा स्टेप इंटीग्रेशन। क्या हर बार, क्या हर बार कहीं से भी इलीगल तरीके से कमाया हुआ पैसा अगर हमें लीगल करना है, क्या हर बार हमें ये तीनों स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं? ये बोला नहीं नहीं नहीं, बहुत बार तो ये जो थर्ड स्टेप है प्लेसमेंट, इससे पहले ही इलीगल मनी लीगल बन जाती है, और ज्यादातर केसेस में बनी जाती है। जैसे ये बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, कसिनोज होते हैं, अरे ये बात समझ में, उनका पैसा बहुत आराम से मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल सिस्टम में चला जाता है, पता भी नहीं लगता है। आज हमें पता भी नहीं है कि कितना पैसा, क्या रिलायंस है, रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, इंडिया में सबसे ज्यादा शायद एम्प्लॉयमेंट वही दे रही हो, वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट इंडिया में वही दे रही है, बट क्या वो कुछ थोड़ा बहुत तो कहीं कुछ कर ही रही होगी ना, टाटा भी कुछ थोड़ा बहुत तो कर ही रही है, हमें थोड़ी ना पता है उसका यार क्या चल रहा है। बड़े बड़े जो बिजनेस होते हैं उनका जो ऐसा उल्टा सीधा पैसा होता है, वो कब मार्केट में आके लीगल बन जाता है हमें होश भी नहीं रहता है। तो जरूरी नहीं है, हालांकि ये 3 स्टेप फॉलो होते हैं, बट जरूरी हर बार तीनों फॉलो होंगे। कभी कभी कोई ऐसी सिचुएशन भी होती है जहां पर प्लेसमेंट करने से पहले ही मनी जो है वो लीगल बन चुकी है और मेन स्ट्रीम मार्केट में आ चुकी है। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? चलिए,
तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने ये समझ लिया कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, और उसके अलावा बच्चों हमने ये भी समझ लिया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्यों आया और मनी लॉन्ड्रिंग के 3 स्टेप। अब चलते हैं आगे। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 3 पर। सेक्शन 3 ये बोलता है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर ऑफेंस का मतलब क्या है। ऑफेंस का मतलब है कि आपने किसी भी तरह से, चाहे से जानबूझकर या आप किसी भी तरह से अगर इन्वॉल्व थे इलीगल पैसा कमाने में, और उसकी पैसे की जो कमाई है उसका सोर्स कंसील करने में, छुपाने में, इलीगल काम में अगर थे, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग माना जाएगा। और इसीलिए गवर्नमेंट बैंकिंग कंपनीज को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, इंटरमीडिएट्स को बोलती रहती है कि अपने क्लाइंट का टाइम टू टाइम तुम वेरिफिकेशन करते रहो। बैंक को तो बोला जाता है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, कि देखो तुम्हारे पास में अकाउंट्स खुले हैं, लोग जो भी इलीगल ट्रेडिंग करेंगे वो बैंक अकाउंट्स के थ्रू करेंगे, तुम अपने ऊपर नजर रखो, तुम चेक करते रहो कहाँ पे क्या चीज इलीगल हो रही है और कहाँ पे क्या चीज इलीगल नहीं हो रही। ये बैंक वालों को गवर्नमेंट बोलती है कि भैया तुम सबसे जल्दी पकड़ सकते हो, इसलिए तुम प्लीज अपने ध्यान रखो। अगर तुम ध्यान नहीं रखोगे, अगर मानो कल को मनी लॉन्ड्रिंग हुई और पता चला कि उसमें बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की गलती है, भले ही से तुमने इलीगल पैसा नहीं कमाया, लेकिन तुमने सही तरीके से नजर नहीं रखी, तुमने सही तरह से ध्यान नहीं रखा, हम तुम्हारे ऊपर फाइन की पेनल्टी लगा देंगे। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है इंडिया की, उसने क्लियरली बोला है बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, कि अपने हर क्लाइंट के हर ट्रांजैक्शन पे नजर रखो कि आखिर इसने ये ट्रांजैक्शन किया, वो पैसा कहां से कमाया, कहां गया, पूछताछ कर लो, हमें बता दो, हम इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे। लेकिन अगर तुमने अपने काम में लापरवाही बरती तो भैया हम तुम्हारे ऊपर फाइन लगा। तो बच्चों आपको समझ में आया कि सेक्शन 3 जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का, वो ये बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी तरीके से नोइंगली, जानबूझकर इलीगल पैसा कमा रहा है या ऐसी किसी बात को छुपा रहा है जो कि इलीगल पैसा कमाने में हेल्प कर रही है, उसे वो बात गवर्नमेंट को बतानी चाहिए थी, है ना, तो फिर उस केस में वो ऑफेंस का। अच्छा, एक होता है शेड्यूल ऑफेंस। बच्चों क्या है, ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ना, इसके अंदर 3 शेड्यूल हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। और उन पार्ट ए के अंदर, पार्ट बी के अंदर, पार्ट सी के अंदर अलग अलग ऑफेंस जो है वो मेंशन किए गए, हम उन्हें शेड्यूल्ड ऑफेंस बोलते हैं। तो शेड्यूल्ड ऑफेंस क्या होता है, देखो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। शेड्यूल ऑफेंस 3 पार्ट में डिवाइडेड। पार्ट ए के अंदर कौन से ऑफेंसेस आते हैं ट्वेंटल, इसमें अच्छा इतना ध्यान रखना, पार्ट ए के अंदर जो ऑफेंस है वो 28 पैराग्राफ्स में डिवाइडेड है। आपको ये पढ़नी नहीं है 28 पैराग्राफ्स, बस इतना याद रखना, थोड़ा बहुत याद रख लेना कि इंडियन पीनल कोड वाला जो है वो पार्ट ए में आ रहा है। नारकोटिक ड्रग्स मतलब कोई ड्रग व्रग का काम करता है ना, कोई एक्सप्लोजिव का काम करता है, कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज करता है, आर्म्स एक्ट के अंदर कोई पकड़ा जा रहा है, वाइल्ड लाइफ मतलब जानवरों को, जानवरों को मारा जा रहा है, ट्रैफिकिंग, इमोरल ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बच्चों को बेचा जा रहा है या प्रोस्टिट्यूशन का काम हो रहा है, करप्शन का काम हो रहा है, एंटिकिटीज एंड आर्ट्स ट्रेजर जो होता है, देखा होगा ना मूवीज में, पुरानी मूर्तियां बेच रहे हैं, उनकी तस्करी हो रही है, ये सब जो है वो पार्ट ए के ऑफेंस माने जाते हैं। पार्ट बी के अंदर ऑफेंस वो माने जाते हैं जो 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा के लिए इन्वॉल्व होते हैं। और पार्ट सी के अंदर ऑफेंस कौन से माने जाते हैं, जो ट्रांस बॉर्डर, एक देश से दूसरे देश में करा जा रहा है, तो वो पार्ट सी का ऑफेंस। बस आप याद रखिएगा कि शेड्यूल ऑफेंस होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। शेड्यूल ऑफेंस को प्रेडिकेट ऑफेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये 3 पार्ट्स में होते हैं, पार्ट ए, बी, सी। बी और सी बड़ा सिंपल, अगर फॉरेन के साथ में ट्रांस बाउंड्रीज पे अगर हो रहा है। और पार्ट बी वाला जो है उसमें ऑफेंस 1 करोड़ या उससे ज्यादा का है। और पार्ट ए जो है वो आपका बचा हुआ आर्म्स एक्ट वाला हो गया, वाइल्ड लाइफ वाला हो गया, एंटिक्स वाला हो गया, ये सब आ जाए। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहां तक आपको सेक्शन 3 तक समझ में आया। सेक्शन 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब हम जो पढ़ने वाले हैं सेक्शन 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए। बच्चों अभी तक मैंने आप लोगों को सेक्शन 3 के अंदर ये समझाया, अभी तक मैंने आप लोगों को सेक्शन 3 के अंदर ये समझाया
कि भैया जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके अंदर ऑफेंस का मीनिंग क्या होता है। मैंने आपको बताया सेक्शन 3 बोलता है ऑफेंस का मतलब होता है कि किसी भी तरीके से अगर कोई पर्सन इलीगल पैसा कमा रहा है या कमाने की कोशिश कर रहा है या कोई इंफॉर्मेशन छुपा रहा है या इलीगल को व्हाइट में कन्वर्ट कर रहा है या कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, उसको ऑफेंस। क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें ये तो समझ में आ गया सेक्शन 3 में कि इलीगल ऑफेंस मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ऑफेंस क्या है, गुनाह क्या है, क्राइम क्या है, उसकी सजा क्या है, उसका पनिशमेंट क्या है। पनिशमेंट बहुत जल्दी आराम से देख लीजिए, सेक्शन 4 पनिशमेंट की बात करता है। वो ये बोल रहा है पनिशमेंट कम से कम 3 साल का हो, लेकिन मैक्सिमम 7 साल। याद रखिएगा, इस पनिशमेंट को याद रख लो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके अंदर जो ऑफेंस सेक्शन 3 में अगर किसी ने ऑफेंस किया तो सेक्शन 4 में उसके ऊपर पेनल्टी लगती है, पनिशमेंट लगता है कम से कम 3 साल की जेल, मैक्सिमम 7 साल की जेल। कम से कम 3 साल की जेल, मैक्सिमम 7 साल की जेल, और उसके अलावा फाइन भी लगेगा, पैसे की पेनल्टी भी लगेगी। लेकिन एक चीज समझ लीजिएगा, कुछ ऐसे क्राइम्स हैं, अब वो आपको पढ़ने नहीं है वो कौन से क्राइम है, वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं। अब नॉर्मली इतना ध्यान रखो कि सेक्शन 4 में जो ऑफेंस की पेनल्टी है पीएमएलए के अंदर, वो कम से कम 3 साल है, मैक्सिमम 7 साल है, प्लस फाइन भी लगता है। लेकिन अगर कोई ऑफेंस पार्ट ए शेड्यूल के पैराग्राफ 2 में लिखा हुआ है तो उस केस में मिनिमम तो 3 साल रहेगी, मैक्सिमम 7 की जगह 10 साल हो जाएगी। वो कौन से ऑफेंस है वो आपको मतलब नहीं है, वो आपको याद नहीं करने, वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं। बाई चांस अगर एग्जाम में ऐसे आ जाता है, हालांकि एग्जाम में आज तक जितने क्वेश्चंस आए वो इसी से आएंगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं कि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है, उसके अलावा एक्स जो कि एक स्मगलर है ना, और वो स्मगलर क्या कर रहा है, ड्रग्स जो है वो इंडिया से अफ्रीका में भेज रहा है, पेनल्टी बताओ। तो पेनल्टी ये है मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 7 साल प्लस फाइन। ऐसे ही एक क्वेश्चन और आया है, सोहन लाल एक फार्मर है, वो भी अफीम बेच रहा है, पेनल्टी बताओ। तो मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 7 साल प्लस फाइन। लेकिन अगर बाई चांस क्वेश्चन में ये लिखा आ जाता है कि एक पर्सन ऐसा इलीगल काम कर रहा है जो कि पार्ट ए के पैराग्राफ 2 के अंदर मेंशन है, तो फिर आपको बोलना है बच्चों, उस केस में मिनिमम तो 3 साल है, लेकिन मैक्सिमम 7 साल नहीं होगा, बल्कि मैक्सिमम 10 साल। क्लियर है ये चीज यहां तक? तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, मैं दोबारा समझा देता हूं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा मनी लॉन्ड्रिंग शब्द का मतलब क्या होता है, ये एक्ट क्यों आया था, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करें। फिर हमने पढ़ा कि इससे ये ऑफेंस, मनी लॉन्ड्रिंग में ऑफेंस किसको माना जाता है और उसकी पेनल्टी क्या होती है, पनिशमेंट क्या होती है, उसके भी हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिए। एक टॉपिक बीच में हमने और पढ़ लिया था कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसके स्टेप्स, उसका प्रोसीजर क्या है। अब चलते हैं बच्चों आगे। बच्चों आगे मैं कुछ आपको पढ़ाऊं उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं। मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया मैंने आपको बताया कि सीएमए फाइनल का मॉड्यूल तो हम फॉलो कर रहे हैं, प्लस हम स्कैनर फॉलो कर रहे हैं, प्लस ये कंप्लीटली अमेंडेड है। लेकिन बच्चों एक चीज बताऊं, सीएमए फाइनल लॉ के मॉड्यूल में सिर्फ इस वाले चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके मॉड्यूल में भी नहीं दिए हैं, लेकिन वो एग्जाम में आ चुके हैं। ऐसे दो टॉपिक मैं आपको यहां पढ़ाने वाला हूं। एक तो मैंने पहले पढ़ाया साइफनिंग ऑफ फंड, वो भी आपके कोर्स में नहीं दिया हुआ है। उसके अलावा बच्चों दो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं, देखिए आपको दिख भी रहा है, एक तो 2018 में आया है 3 मार्क्स का, और एक 2021 में आया है बच्चों 5 नंबर। ये एग्जाम में आ चुके हैं आपके, लेकिन ये कोर्स का पार्ट नहीं। लेकिन मैं आपको करवा देता हूं यहां पर बच्चों, ताकि आपका पूरा मॉड्यूल और पूरा स्कैनर सब कुछ साथ में चल रहा है। देखिए ये पूछ रहा है, बड़ा सिंपल है हालांकि देखा जाए तो, ये बोल रहा है कि ऐसे कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं जिनसे ब्लैक मनी जनरेट की जा सकती है, मतलब इलीगल पैसा कैसे कैसे कमाया जा सकता है। अब अगर आपने ये ना भी पढ़ा होता तो भी आप लिख देते कि करप्शन के थ्रू कमा सकते हैं, और टेररिस्ट एक्टिविटीज के थ्रू कमा सकते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू कमा सकते हैं,
प्रोस्टिट्यूशन के थ्रू कमा सकते हैं, इलीगल आर्म्स बेचकर कमा सकते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को तोड़कर कमा सकते हैं, है ना, जैसे गाय का मांस बेचना गलत है ना, मोर मोर को बेचना गलत है ना, ये सब चीजें। इसके अलावा आर्ट आर्ट और ट्रेजरी एक्ट के अगेंस्ट में जा सकते हैं कि हमारी पुरानी जो कलाएं हैं, जो पुरानी मूर्तियां हैं, उनको बेचकर, ऐसे भी लिख सकते थे। उसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि रिसिप्ट्स का सप्रेशन कर देते हैं, मतलब हमने कोई चीज बेची और पैसा कमाया, लेकिन वो शो ही नहीं कर रहे हैं अपने अकाउंट में कि हमने, जैसा आप कभी बस में ट्रेवल कीजिएगा, रोडवेज की बस में, आप बस में जाएंगे ना कभी, एक बार की बात है, मैं कहीं से जा रहा था बस में, छोटी सी डिस्टेंस कवर कर रहा था, तो 20 रुपए लगते हैं उस छोटी सी डिस्टेंस के, और फिक्स है ये 20 रुपए लगते हैं। रोडवेज गवर्नमेंट बस में जा रहा था मैं, तो कंडक्टर ने मेरे से बोला, तो मैंने उसको 20 रुपए दिए, तो उसने मुझे 5 रुपए वापस कर दिए, पर टिकट नहीं दी उसने मुझको। समझ रहे हो इसका मतलब? एक तो होता कि वो 20 रुपए रख लेता और मुझे टिकट देता, तो वो 20 रुपए कहाँ जाते? गवर्नमेंट के पास जाते, लेकिन उसने मुझे 5 रुपए वापस दे दिए। मतलब उसने कितने रुपए काटे? 15, और उसने मुझे टिकट नहीं दिया। मतलब 5 रुपए का वो मुझे प्रॉफिट कराना चाहता था कि मैं चुप हो जाऊं कि यार मेरे 5 रुपए तो बच रहे हैं कम से कम, और 15 रुपया उसकी पॉकेट में जा रहा है। ये इलीगल मनी है। हालांकि मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं भैया, तू रख ले तेरे 5 को, मुझे टिकट दे दे, किसी और के साथ में कर लेना, करना है तो मेरे साथ में मत कर, कोई पकड़ लेगा अभी तो मेरे लिए प्रॉब्लम, गलत भी है। लेकिन ऐसा भी होता है, तो इस उसने क्या किया, उसने जो रिसिप्ट थी, टिकट थी, वो सप्रेस कर दी, उसने शो ही नहीं किया कि टिकट बिकी है, उसने गवर्नमेंट को बताया ही नहीं कि मोहित बंसल नाम का भी एक यात्री, एक बंदा ट्रेवल कर रहा था। समझ रहे हो, है ना, ये चीजें। या फिर रियल एस्टेट में ट्रांजैक्शन कर देते हैं, होता है ना, इलीगल मनी सबसे ज्यादा जमीनों में लगता है, करप्शन के थ्रू फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शन किया जाता है, ज्वेलरी के अंदर किया जाता है, एनपीओ सेक्टर, मैंने अभी भी एग्जांपल से भी बताया था, ये सब चीजों के थ्रू इलीगल पैसा कमाया जा सकता है। क्लियर? इसके अलावा बच्चों एक क्वेश्चन ये भी आया था कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है, ये किस टाइप का ऑफेंस है? ये सिविल ऑफेंस है या क्रिमिनल ऑफेंस है? और बच्चों ये चीज आपके मॉड्यूल में कहीं नहीं लिखी है, हालांकि है ये कॉमन सेंस, है ये कॉमन सेंस। और आप खुद सोचिएगा, खुद सोचिए कि मनी लॉन्ड्रिंग सिविल ऑफेंस है कि क्रिमिनल? मैं बोलूंगा दोनों है। कभी ये क्रिमिनल है, कभी ये सिविल है। सर ये कैसे, कभी सिविल है कभी क्रिमिनल है, कैसे? मैंने ज्वेलरी के अंदर इलीगल मनी अर्न करी, सिविल है। लैंड ट्रांजैक्शन में, रियल एस्टेट में किया, सिविल है। मैंने टेररिस्ट एक्टिविटीज के थ्रू इलीगल मनी अर्न करी, क्रिमिनल है। मैंने आर्म्स बेचकर, क्रिमिनल है। मैंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अगेंस्ट में गया, क्रिमिनल है। डिपेंड करता है कि आप जो ऑफेंस कर रहे हो, क्या उससे किसी की जान को खतरा है? मैं टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहा हूं, जान को खतरा है, लोगों की लाइफ को थ्रेट है। मैं आर्म्स बेच रहा हूं, लाइफ थ्रेट है, जिसने बंदूक खरीदी वो किसी को मार दे। मैंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अगेंस्ट में गया, मैंने जानवरों को मारने की कोशिश करी। मैं अगर हाथी के दांत बेच रहा हूं, भैंस के सींग बेच रहा हूं, उनको मार रहे हैं, समझ रहे हो, तो उनकी लाइफ के, ये क्रिमिनल है। मैंने अगर ज्वेलरी में कुछ किया तो वो सिविल है। तो बच्चों ये मनी लॉन्ड्रिंग जो है ना, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे भी ऑफेंस है, ये सिविल और क्रिमिनल दोनों के अंदर आ जाता है। इसके ऊपर सिविल लाइबिलिटी भी लग सकती है और क्रिमिनल भी लग सकती है। हालांकि इसकी पेनल्टी डिफाइंड है सेक्शन 4 में, जो मैंने आपको बताई थी, कम से कम 3 साल, मैक्सिमम 7 साल, उसके अलावा फाइन।
और अगर पार्ट ए के सेकंड शेड्यूल में है तो मैक्सिमम 7 की जगह 10 साल। लेकिन अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप लिखिएगा ये सिर्फ सिविल नहीं है बल्कि क्रिमिनल। इसीलिए देखो मैंने यहां लिखा भी है कि ये कितने सारे एक्ट में, इंडियन पीनल कोड में भी आ रहा है, एनडीपीएस में भी आ रहा है, अनलॉफुल एक्टिविटीज में, करप्शन में, सेबी एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, आईटी एक्ट, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, कुछ धमाका वाला दे दिया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, पासपोर्ट एक्ट, आर्म्स एक्ट, ये क्रिमिनल है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन सिविल है, कॉपीराइट, कस्टडी, ये सब सिविल है। तो सिविल और क्रिमिनल दोनों लाइबिलिटीज के। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोगों ने यहां तक कंप्लीट किया, बाकी का हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अगर स्टूडेंट्स आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये क्लास देख रहे हैं और जिन स्टूडेंट्स ने क्लासेस परचेज की हुई हैं उनके पास तो क्लासेस हैं, स्कैनर सॉल्व है, नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज है, एमसीक्यू क्लासेस और नोट्स हैं। अगर कोई बच्चा हमारी क्लास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहा है और परचेज करना चाहता है तो बच्चों आप हमारे ऐप के थ्रू भी हमारी क्लासेस परचेज कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर टाइप करें मोहित बंसल क्लास, मिल जाएगा आपको हमारा ऐप, या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली ऐप का लिंक, वेबसाइट का लिंक सबका मिल जाएगा। आप चाहो तो गूगल ड्राइव पर भी हमारी क्लास परचेज कर सकते हो। इस नंबर पर आप कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो, टेलीग्राम पर मैसेज कर। बच्चों बता देता हूं, आप जब हमारी क्लास लोगे तो एक तो कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी, सिलेबस पूरा, एग्जांपल्स जैसे आपने देखे मोटू पतलू, बबलू भैया, गुड्डू भैया, ऐसा एक्सप्लेनेशन, प्लस ये कंप्लीटली अमेंडमेंट होगा, अमेंडेड होगा, प्लस स्कैनर साथ में सॉल्व होता है बच्चों। उसके अलावा एमसीक्यू क्लासेस भी आपको मिलेंगे, प्लस हार्ड कॉपी नोट्स आपके घर पे डिलीवर किए जाएंगे उसमें। और ये पूरे हार्ड कॉपी नोट्स ऐसे ही होंगे जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक्सप्लेनेशन भी होगा, एग्जाम्पल भी होगा, एमसीक्यूज भी आएंगे नोट्स के अंदर, प्लस सॉफ्ट कॉपी नोट्स भी मिलेंगे, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया होम डिलीवरी है हमारी। और उसके अलावा बच्चों फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। तो आपको क्लासेस मिल गई, स्कैनर मिल गया, एमसीक्यू मिल गया, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों नोट्स मिल गए, प्लस फ्री टेस्ट सीरीज। और हमारी जो फीस है वो पूरे इंडिया में सबसे लोएस्ट फीस होती है। तो अगर आप चाहें तो गूगल ड्राइव पर आप परचेज कर सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें, या ऐप के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं। इवन अगर सिर्फ नोट्स भी चाहते हैं तो नोट्स के अंदर बच्चों बता दूं आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे और एमसीक्यू भी मिलेंगे उसके अंदर, वो भी परचेज कर सकते हैं। चलिए बच्चों मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टेक केयर।